हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है परमाल रासो। और आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे अभी जो है रासो साहित्य स्टार्ट हुआ है। तो रासो साहित्य में हम लोग रासो साहित्य को तो समझ चुके हैं। इसके अलावा उसके अंतर्गत जितने भी आते हैं पृथ्वीराज रासो और बिशलदेव रासो, ये सभी भी हम लोग कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं परमाल रासो करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, इन सभी को देखेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में सभी छोटे छोटे हैं टॉपिक, छोटे छोटे तथ्य हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आप सभी घबराना मत कि इतना सारा इसी में है तो बहुत लंबा वीडियो होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। तो चलिए, परमाल रासो जिसे कि अल्लाह खंड के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात बता दूं कि परमाल रासो जो अल्लाह खंड है, इसके बारे में जो मैं बता रही हूँ, कई बार एग्जाम ऐसा होता है कि परमाल रासो नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट अल्लाह खंड के बारे में पूछा जाता है कि अल्लाह खंड के रचयिता कौन है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो आप ये हमेशा ध्यान में रखना कि अल्लाह खंड और परमाल रासो जो है एक ही है। ठीक है, जिसके रचयिता जगनिक ही हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि जब एग्ज़ाम में आया था कि मुझे नहीं पता था कि परमाल रासो को ही अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है। तो मुझे पता था कि परमाल रासो की जो रचयिता है वो जगनिक है। तो अल्लाह खंड आया था क्वेश्चन कि अल्लाह खंड के रचयिता कौन है। तो मैं इसमें गलत करके आई थी क्योंकि मैं जानती नहीं थी कि परमाल रासो और अल्लाह खंड जो है वही है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं करना है, दोनों जो है एक ही हैं। इन्हीं का नाम है अल्लाह खंड, परमाल रासो का ही। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है? जगनिक हैं। और वैसे बता दूं कि परमाल रासो के बारे में थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट तथ्य है आदिकालीन साहित्य में, उसके बारे में बता देती हूं आपको कि परमाल रासो जो है आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीर गाथानात्मक रासो काव्य है। और वर्तमान समय में जो है इसका केवल अल्लाह खंड उपलब्ध है, जो वीर गाथा या वीर गाथानात्मक लोक गाथा के रूप में भी उत्तर भारत में बेहद लोकप्रिय रहा है और प्रचलित भी रहा है। और इसके रचयिता जो हैं जगनिक माने जाते हैं। तो इसके रचना काल के बारे में अगर बात की जाए तो रचना काल जो है इसका 1230 विक्रम संवत है। और प्रधान रस के अगर बारे में बात की जाए तो प्रधान रस जो है वह वीर रस है। काव्य रूप, तो काव्य रूप क्या है इसका? तो वीर गीत है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें अल्लाह उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया है। और यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी चीज़ में। एक तो लेखक पूछा ही जाता है, ये तो नॉर्मल है, लेखक पूछा ही जाता है। तो ये सभी लेखक के बारे में सबको पता रहता है कि लेखक कौन है। बाकी रचना काल जो है उसको याद करना होता है। रस के बारे में अगर पूछ दिया जाए कि इसमें कौन सी रसों की प्रधानता है, तो वीर रस की प्रधानता है। काव्य रूप क्या है अल्लाह खंड का या परमाल रासो का काव्य रूप क्या है? तो वीर गीत है। ठीक है, तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? या फिर क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाएगा कि अल्लाह उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किस खंड में किया गया या फिर किस रासों में किया गया है? तो परमाल रासों में किया गया है। खंड के बारे में पूछा, अल्लाह खंड में किया गया है। ठीक है, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। अभी देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य को। तो उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में परमाल रासो को अल्लाह या अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में जो है परमाल रासो को किस नाम से जाना जाता है? तो अल्लाह या अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है। यह अपनी गायता के लिए प्रसिद्ध एक ग्रंथ है। ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्लाह खंड जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपनी गायता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि गायता के लिए प्रसिद्ध से तात्पर्य क्या है कि इसमें गीतों का वर्णन है, गीत के माध्यम से ही सारी बातों को कही गई है। तो यह अपनी गायता के लिए प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब देखिए, जगनिक कलिंजर के चंदेलवंशी राजा परमदिव्य का दरबारी भाट कवि था। जगनिक कलिंजर के चंदेलवंशी राजा जो था परमदिव्य के भाट कवि था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है जगनिक ने मोहब्बे के 2 प्रसिद्ध वीरों अल्लाह व उदल के वीर चरित का विस्तृत वर्णन इस वीरगाथात्मक काव्य में किया है। जगनिक ने क्या किया है? मोहब्बे के 2 प्रसिद्ध वीरों यानी कि अल्लाह एवं उदल जो है उसके वीर चरित का विस्तृत वर्णन किया है। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? परमाल रासो के अंतर्गत, अल्लाह खंड के अंतर्गत। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक बताया। इस काव्य के, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ को क्या बताया था? अल्लाह खंड या परमाल रासो के ग्रंथ को उन्होंने क्या बताया? तो इसे अर्ध प्रमाणिक बताया था। किसने? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस काव्य के गीत ज़्यादातर जो है बरसात ऋतु में गाए जाते हैं, या कहें कि वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। ठीक है, आषाढ़ सावन जो होता है उसी ऋतु में जो है इस काव्य के गीत ज़्यादातर गाए जाते हैं। इसका थोड़ा सा नमूना है गीत का, आप देख सकते हैं, वो मैं दिखा दूंगी। पहले इम्पोर्ट तथ्य को देख लेते हैं। अल्लाह खंड को सर्वप्रथम जो है सन 1865 ईस्वी में फारुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश
चार्ल्स एटियर ने प्रकाशित करवाया था। ये भी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फारुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एटियर ने प्रकाशित करवाया था। सर्वप्रथम ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अल्लाह खंड को सर्वप्रथम प्रकाशन जो है किसने करवाया था, तो सर्वप्रथम प्रकाशन इसमें तो 2 क्वेश्चन बना कि किसने करवाया था। चार्ल्स एटियर ने प्रकाशित करवाया था और फारुखाबाद के जिलाधीश थे चार्ल्स एटियर, उन्होंने प्रकाशित करवाया था। और दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि कब हुआ था इसका प्रकाशन, तो सन 1965 ईस्वी में। और देखिए अल्लाह खंड बरसात ऋतु में या वर्षा ऋतु में जो है उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में गाया जाता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए इस गीत का थोड़ा सा नमूना यहाँ पे है कि 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 लिए जिए सियार, बारिश 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है कि 12 बरिस ले कुकर जिए, 12 बरस जो है, कुकर मतलब होता है कुत्ता, तो 12 बरस तक कुत्ता जीता है और 13 बरस जो है सियार जीता है और बरिस 18 छत्री जीता, यानी कि 18 वर्ष तक जो है छत्री जीता है और आगे का जो जीवन वो जीता है तो उस जीवन को धिक्कार है। ठीक है, तो 12 वर्ष तक कुत्ता जीता है और 13 वर्ष तक सियार जीता है और 18 वर्ष तक छत्री जीता है और आगे का जो जीवन जीता है वह धिक्कार माना जाता है, वह बेकार माना जाता है। तो यही गीत जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा नगरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से परमाल दासों के नाम से इसका प्रकाशन करवाया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि डॉक्टर मतलब श्याम सुंदर दास के द्वारा जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से परमाल दासों के नाम से इसका प्रकाशन करवाया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि परमाल दासों के नाम से इसका प्रकाशन जो है किसके माध्यम से करवाया गया था, तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा से। और इसके माध्यम से प्रकाशित हुआ था और किन्होंने करवाया था, किसने करवाया था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने करवाया था। इस गीत का प्रचार जो है पूरे भारत में है, या अभी तो मैं बताई थी कि शुरू में ही कि इस गीत का जो प्रचार है पूरे भारत में है और इसका केंद्र जो माना जाता है मुख्य रूप से बेसवाड़ा माना जाता है। इसके अलावा जो है मोहाबा बुंदेलखंड में भी इस गीत को गाया जाता है। मैं इस गीत का अगर केंद्र के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल्लाह खंड के जो गीत है वह जो उसका गीत है जो पूरे भारत में तो प्रचलित है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इसका केंद्र कौन सा है। तो केंद्र की अगर बात की जाए तो बेसवाड़ा जो है इसका केंद्र माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखना, बेसवाड़ा को ध्यान में रखेंगे आप सभी, ठीक है। और इसके अलावा तो मोहाबा बुंदेलखंड में भी इसे गाया ही जाता है या फिर माने जाते हैं। चलिए, तो ये था परमाल दासों के बारे में इम्पोर्टेंट बातें जो कि बहुत कुछ हम लोग जाने हैं। सभी में छोटी छोटी ही बातें आएंगी, ज़्यादा नहीं मिला है कुछ भी, जहाँ से जितना मिल पाया वहाँ से मैं नोट कर दी हूँ इसमें। अब चलिए खुमान रासो। तो खुमान रासो के रचयिता कौन है, तो खुमान रासो के रचयिता जो है वह दलपत विजय हैं। और इसके बारे में बता दूं कि रचना काल जो है 9वीं शताब्दी है आचार्य शुक्ल के अनुसार। रस के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें वीर रस की प्रधानता है और काव्य रूप जो है इसका क्या है, तो प्रबंध काव्य है या, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। काव्य रूप तो विशेष करके ध्यान में रखना ही आपको और रस को ध्यान में रखना है। तो खुमान रासों के रचयिता हो गए दलपत विजय और रचनाकाल 9वीं शताब्दी आचार्य शुक्ल के अनुसार। रसों की बात की जाए तो वीर रस की प्रधानता है और काव्य रूप जो है प्रबंध काव्य है। यह जो है राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यह जो है राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। अब देखिए विशेष तथ्य के बारे में अगर बात की जाए तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने इसको जो है दलपत विजय या फिर कहें कि दलपति विजय, कहीं कहीं आपको इनका नाम जो है दलपत विजय भी मिलेगा, कहीं कहीं दलपति विजय भी देखने को मिलेगा, तो दोनों एक ही है। तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने इसको क्या दलपत विजय की रचना ना मानकर किसी अज्ञात नामा भाट कवि की रचना माना है। उन्होंने क्या माना, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने उन्होंने माना कि यह जो है रचना दलपत विजय की रचना नहीं है बल्कि अज्ञात नामा जो है भाट कवि हैं उसकी रचना है, ऐसा उन्होंने माना। इसमें जो है 5000 छंद हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो है 5000 छंदों के बारे में बात की गई है और वीर रस की प्रधानता है, वो तो हम लोग शुरू में ही देख लिए। और इस ग्रंथ में जो है बागदाद के खलीफा अल मामू एवं चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य युद्ध का एक वर्णन किया गया है। इसमें किसका वर्णन किया गया है खुमान रासों में, तो इस ग्रंथ में जो है बागदाद के खलीफा अल मामू एवं चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य युद्ध यानी उस दोनों के बीच के युद्ध का इसमें वर्णन किया गया। किसके किसके, तो बागदाद के खलीफा अल मामू एवं चित्तौड़ के रावल खुमान के बीच का जो युद्ध हुआ था उसी का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है।
अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा खुमान का शासनकाल जो है 1869 विक्रम से 869 विक्रम संवत से 893 विक्रम संवत तक माना गया है। और एवं इसके द्वारा जो है कुल 24 युद्ध किए गए हैं। आचार्य शुक्ल ने माना क्या इसके बारे में, खुमान रासो के बारे में, यह माना कि इसका जो शासनकाल था राजा खुमान का वह था 869 विक्रम संवत से 893 विक्रम संवत तक। और एवं इसमें जो युद्ध का वर्णन किया गया है तो कुल 24 युद्ध का वर्णन किया गया है। यानी आचार्य शुक्ल ने यह माना कि इनके द्वारा जो युद्ध किया गया कि कुल जो है 24 युद्ध किए गए थे। किसके द्वारा? राजा खुमान के द्वारा। क्योंकि इसमें युद्ध का ही वर्णन किया गया है, ये आप तो जान ही रहे हैं, पता चल ही गया था। इसमें युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, तो युद्ध के बारे में इन्होंने आचार्य शुक्ल ने बताया। अब देखिए, इसमें खुमान जो है, खुमान नामक 3 राजाओं की वीरता का वर्णन मिलता है। प्रथम खुमान जिसका समय जो है 810 विक्रम संवत से 865 विक्रम संवत तक। फिर द्वितीय खुमान है 870 विक्रम संवत से 900 विक्रम संवत तक। फिर तृतीय खुमान है 965 विक्रम संवत से 990 विक्रम संवत। तो ये जो थोड़ी बहुत जानकारियाँ मिली खुमान रासो के बारे में, तो वो मैं नोट कर ली थी और इससे जो है बहुत कुछ मिले हैं। और वैसे आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो आप किताब भी पढ़ सकते हैं। किताब में आप देखेंगे कि जो कुछ भी मेरे से पॉइंट अगर छूट गया है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उसे देख लेंगे। ठीक है। अब है हमीर रासो, जिसके लेखक हैं सांगधर। रचनाकाल जो इसका है, रचनाकाल है 1375 ईस्वी। और विक्रम संवत की दृष्टि से देखा जाए तो हमीर रासो जो है इसके लेखक है सांगधर और रचनाकाल जो इसका है 1357 ईस्वी है। और विक्रम संवत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1414 है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राकृत पेलगम में इस काव्य के कुछ छंद मिलते हैं और इसी के आधार पर शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की है। हमीर रासो के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता है, जो कुछ भी मिलता है उसमें नोट किया गया है। तो हमीर रासो जो इसके लेखक कौन है, सांगधर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनते भी हैं इससे क्वेश्चन। और रचनाकाल की अगर बात की जाए तो 1357 ईस्वी और विक्रम संवत की दृष्टि से 1414 विक्रम संवत। और प्राकृत पेलगम में जो है इस काव्य के कुछ छंद मिलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि हमीर रासो जो काव्य है उसके छंद किस में मिलते हैं, तो ऑप्शन रहेगा आपके पास। तो उसमें जो आपको दिखेगा प्राकृत पेलगम, तो आपको उसी में टिक लगाना है। तो प्राकृत पेलगम में ही इसके यानी इस काव्य के कुछ छंद देखने को मिलते हैं और इसी के आधार पर शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी और इसके बारे में व्याख्या उन्होंने की थी। देखिए, विदयाधर, सांगधर, बब्बर एवं जज्वल इन चारों कवियों की रचनाओं का संकलन ही प्राकृत पेलगम में है और इसके संकलनकर्ता जो है लक्ष्मीधर माने जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि प्राकृत पेलगम यानी कि विदयाधर, सांगधर, बब्बर एवं जज्जल इन चारों कवियों की रचनाओं का जो संकलन है वह प्राकृत पेलगम में है। ठीक है, और इनके संकलनकर्ता कौन है, तो वो लक्ष्मीधर माने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना में प्रयुक्त हमीर शब्द को अमीर शब्द की विकृत रूप माना है और उनके अनुसार यह शब्द जो है किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि इस रचना में जो हमीर शब्द है वह अमीर शब्द का विकृत रूप है और उसके अनुसार जो है यानी उनके अनुसार यह शब्द जो है किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासो से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि हमीर रासो से ही जो है अपभ्रंश की रचनाओं जो है उसकी समाप्ति इन्होंने माना है अपने साहित्य के इतिहास में। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए है विजयपाल रासो। तो विजयपाल रासो जो है वह इसके लेखक हैं नल सिंह भाट। रचनाकाल की अगर बात की जाए तो रचनाकाल है 16वीं शताब्दी और मिश्र बंधुओं के अनुसार जो इसका रचनाकाल है वह है 1298 ईस्वी। ठीक है, 1298 ईस्वी। और रस के अगर बारे में बात की जाए तो इसमें वीर रस की प्रधानता है। यह ग्रंथ जो है मूलतः अपभ्रंश में रचित है, अतः इसे हिंदी रासो साहित्य में स्थान देना उचित नहीं है। ऐसा माना गया है कि यह ग्रंथ जो है मूलतः अपभ्रंश में रचित है तथा हिंदी रासो साहित्य में इसे स्थान देना उचित नहीं है। इसमें जो है 42 छंद है और इसमें विजयगढ़ यानी कि करौली के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन किया गया है। किसमें? विजयगढ़ राजा और विजयपाल के, इसमें जो है विजयगढ़ के राजा और विजयपाल के पंग राजा का युद्ध का वर्णन किया गया है। किसमें वर्णन किया गया है?
तो यह इसमें जो वर्णन किया गया है, किसमें वर्णन किया गया है, तो ये विजयपाल रासो में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको ये अगर आपको दिख जाएगा, विजयगढ़ दिख जाएगा या फिर विजयपाल दिख जाएगा, तो आप झट से आपको याद भी हो जाए कि ऐसा अगर क्वेश्चन में रहेगा जैसे कि विजयगढ़ के राजा और विजयगढ़ के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन किया गया है, तो किसमें किया गया है, तो यह जो किया गया है विजयपाल रासो में। तो ये आपको इस नाम से भी याद आ जाएगा, विजयपाल रासो में, जिसके रचयिता कौन है, तो नल सिंह भाट हैं। काव्य रूप क्या है, तो काव्य रूप इसका बिरगीत है। तो ये बस छोटी सी जानकारी मिलती है इसके बारे में। ठीक है, तो ये थे आज के कौन कौन सा हम लोग पढ़े, तो हम लोग पढ़े विजयपाल रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, इन सभी को हम लोग पढ़ चुके आज, और पढ़े खुमान रासो, इन सभी को पढ़ लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, और आप सभी ने जो पूछे गए सवालों का जवाब दिया था वो बहुत ही अच्छा जवाब था, और सभी का जवाब बहुत ही अच्छा रहा। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा जवाब दें, कहीं से भी दें लेकिन दें। ठीक है, पूछे गए सवालों का, ये आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है। और फ्रेंड्स, मैं एक बार और बता दूं कि जयचंद्र प्रकाश के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है, तो उसके बारे में मैं सोची कि बता दूं कि इसके बारे में यह पता चलता है कि जयचंद्र प्रकाश के रचयिता जो हैं वह जो हैं कौन है, तो आप सभी को पता होगा कि भट्ट केदार जो हैं उन्हीं की रचना है जयचंद्र प्रकाश। तो इसमें जो वर्णन किया गया है, भट्ट केदार ने वर्णन किसका किया है, तो जयचंद्र प्रकाश नामक एक महाकाव्य जो उन्होंने लिखा है, तो इसमें महाराजा जयचंद्र के प्रताप और उसके पराक्रम का विशद वर्णन उन्होंने किया है। तो ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, बस थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। और जयचंद्र का प्रभाव जो था वो बुंदेलखंड के राजाओं पे था, ऐसा देखने को मिलता है। तो ये सभी जो है रासो साहित्य के बारे में हम लोग जाने आज, और आज जो है पूरा का पूरा रासो साहित्य जो है वो ख़त्म हो चुका। तो अगले टॉपिक में जो है हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।